नमस्कार। सरकारी मनोरंजन का सरकारी सामान ज्ञान यात्री आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। और हमने पिछले वर्ग में मौर्यकाल के नगर के शासन प्रबंध के बारे में जानकारी प्राप्त किया था। हमने जाना था कि नगर का शासन प्रबंध 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में बटा था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। इन समितियों के कार्य निम्नवत थे। प्रथम समिति उद्योग शिल्प का निरीक्षण करता था। द्वितीय समिति विदेशियों की देखरेख से संबंधित थी। तृतीय समिति जन्म एवं मरण का लेखा जोखा रखता था। चतुर्थ समिति व्यापार व वाणिज्य देखता था। पंचम समिति निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण करता था और षष्ठम समिति विक्रय मूल्य का 10वां भाग बिक्री कर के रूप में वसूलता था। उसी तरह सैन्य विभाग 6 समितियों में मौर्य काल में विभक्त किए गए थे और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। ये समितियां थी पैदल, अश्व, हाथी, रथ, नौसेना तथा सैनिक यातायात। सैनिक प्रबंध की देखरेख करने वाले अधिकारी को अंतपाल कहा जाता था। सम्राट या महाराजा स्वयं न्याय प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी होता था। निचले स्तर पर ग्राम न्यायालय थे। इसके ऊपर संग्रहण, द्रोणमुख, स्थानीय और जनपद स्तर के न्यायालय होते थे। सबसे ऊपर पाटलिपुत्र का केंद्रीय न्यायालय था। सभी न्यायालय 2 प्रकार के होते थे, धर्मस्थीय एवं कंटक शोधन। धर्मस्थीय न्यायालय दीवानी अदालतें थी, जबकि कंटक शोधन अदालतें फौजदारी अदालतें थीं। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में संपूर्ण 4था अध्याय कंटक शोधन अदालत विषय पर रचित है, जबकि मेगास्थनीज ने ऐसा कहा था कि भारतीयों के पास कोई लिखित कानून नहीं है। मौर्य काल में पहली बार राजस्व प्रणाली की रूपरेखा तैयार की गई। राज्य अपने पूर्ण आधिपत्य वाले उद्योग का संचालन भी स्वयं करता था, जैसे खान, नमक, अस्त्र शस्त्र का व्यवस्था आदि। राज्य की अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन और व्यापार पर आधारित थी। इन्हें सम्मिलित रूप से वार्ता कहा जाता था। स्वाम्य से भूमि पर व्यक्ति का अधिकार सिद्ध होता था और इसे भूमि का क्रय विक्रय करने का अधिकार मिल जाता था। लोग जब स्वयं सिक्के बनवाते थे तो उन्हें राज्य को 13.5% ब्याज रूपी का और परीक्षण के रूप में देना होता था। इस काल में चांदी की आहत मुद्राएं प्रचलित थी। इन पर मयूर, पर्वत और अर्धचंद्र की मुहर अंकित रहती थी। निजी खेती करने पर राजा को उपज का 1/6 भाग दिया जाता था। बलि भी एक प्रकार का भू राजस्व था, जबकि हिरण्य नामक कर अनाज के रूप में न होकर नगद लिया जाता था। वनिक कर, नाव व पतन कर, चारागाहों व सड़कों पर कर तथा अन्य साधनों से प्राप्त राजस्व को राष्ट्र के नाम से जाना जाता था। राजकीय भूमि की व्यवस्था सीताध्यक्ष नामक अधिकारी करता था, जिससे होने वाली आय सीता कहलाती थी।